हेलो गर्ल्स। आज हम लोग इन्फ्लेशन के चैप्टर को शुरू करेंगे, मुद्रास्फीति। एज वी ऑल नो दैट इन्फ्लेशन इज काइंड ऑफ अ क्रॉनिक डिजीज इन एन इकोनॉमी। मुद्रास्फीति को हम एक बहुत बड़ी चुनौती और चिरकालीन समस्या की तरह देखते हैं, खास करके विकासशील देशों में। जब कीमतों में सामान्यतया जब कीमतों में निरंतर स्तर पे या निरंतर रूप में वृद्धि होती जाती है, तो इसे अर्थशास्त्र में मुद्रास्फीति कहते हैं। सो व्हेन देयर इज अ कंटिन्यूअस इंक्रीज इन प्राइसेस, देन वी कॉल इट इन्फ्लेशन। अगर हम ट्रेंड लाइन देखते हैं कीमतों का, और उसमें हर दिन का उतार चढ़ाव को पार करते हुए कुछ वीक्स, कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीनों में लगातार वृद्धि ही पाते हैं। हालांकि हर रोज़ के कीमतों में अगर उतार चढ़ाव भी हो, लेकिन अगर औसत रूप से हमें वृद्धि मिलती है तो उसे हम मुद्रास्फीति कह सकते हैं। आइए मुद्रास्फीति को समझते हैं कि मुद्रास्फीति एक्चुअली क्या है। तो मुद्रास्फीति को हम ऐसे कह सकते हैं कि जब कीमतें बढ़ती हैं और मुद्रा की हर एक इकाई से हम कम वस्तुओं की खरीदारी कर सकते हैं, तो उस स्थिति को हम कहते हैं मुद्रास्फीति। So it is a condition when price level, the general price level, keeps on rising, and because of this, each unit of the currency is able to buy little or lesser amount of goods than before. This situation is known as inflation. And because of this reason, the purchasing power of money falls. Per unit of money can buy us less commodity, so the purchasing power of the money is falling. When purchasing power of money falls, definitely the value of money is also falling. So the value of money and the real value of money, that means what or how much of goods one unit of the currency is able to buy, that is the real value of money. So when purchasing power of money falls, the real value of money also falls. मुद्रा का वास्तविक मूल्य क्या होता है? कि मुद्रा की एक इकाई किसी एक वस्तु की या वस्तुओं के एक मिश्रण की कितनी मात्रा खरीद पाती है, इसे कहा जाता है मुद्रा की वास्तविक मूल्य। जब मुद्रास्फीति होती है तो मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी होने लगती है। अब क्रय शक्ति में कमी होने का मतलब क्या है? कि मुद्रा पहले से कम चीज़ों की खरीदारी कर सकती है अपने उतने ही मात्रा से, या एक इकाई से पहले से कम चीज़ें वो खरीद पाएंगी। जब क्रय शक्ति में कमी आती है तो ऑटोमेटिकली मुद्रा का वास्तविक मूल्य में भी गिरावट होने लगती है। ये वास्तविक मूल्य में कमी होना को ही अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र में मुद्रास्फीति कहा जाता है। और ये केवल एक आंतरिक समस्या नहीं है, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ी चुनौती है। मुद्रास्फीति एक निश्चित समय में वस्तुओं और सेवाओं के मिश्रण के औसत कीमत का मात्रात्मक माप है। So inflation is basically a quantitative measure of the average price level for a definite basket or combination of goods. And we represent inflation in percentages. मुद्रास्फीति को हम प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं। जब प्रतिशत के रूप में व्यक्त करेंगे तो ऊंचा प्रतिशत मीन्स हाई परसेंटेज, व्हाट विल इट मीन? मुद्रा की गिरती मूल्य, which will show the falling level or the decreasing value of money. लेकिन जब इसका विपरीत होता है तो इसको क्या कहा जाता है? अपस्फीति. A contrasting situation is known as deflation, just the opposite of inflation. Deflation means that prices are not rising but they are falling. अपस्फीति का अर्थ है कि कीमतें बढ़ नहीं रही हैं, कीमतें घट रही हैं। और
घटती हुई कीमत मतलब मुद्रा का वास्तविक मूल्य का बढ़ना, मुद्रा की क्रय शक्ति का बढ़ना. So decreasing prices means that there is an increase in the value of money, there is increase in the purchasing power of money. ये दोनों स्थितियां अलग हैं. हम लोग किसको लेके चलेंगे, अभी किसका अध्ययन करेंगे? मुद्रास्फीति का, यानी कीमत बढ़ना. और कीमत बढ़ने का अर्थ क्या होगा? A rise in prices will mean fall in the purchasing power and fall in the value of money. तो कीमत के बढ़ने का अर्थ क्या होगा? मुद्रा के क्रय शक्ति में गिरावट और मुद्रा के वास्तविक मूल्य में गिरावट. अगर हम मुद्रास्फीति को सामान्यतया कैलकुलेट करते हैं या उसका गणना करते हैं या उसकी अध्ययन भी करते हैं, तो हम खास करके दो सूचकांकों को शामिल करते हैं. सो फॉर द स्टडी ऑफ इन्फ्लेशन, two indexes are primary. We base our study on these two indexes. One is the consumer price index, CPI जिसको हम कहते हैं, अर्थात उपभोक्ता कीमत सूचकांक, and the other is wholesale price index, थोक कीमत सूचकांक, or the WPI. टाइम टू टाइम मुद्रास्फीति को पॉजिटिवली लिया जाता है, यानी उसके प्रति सकारात्मक भावनाओं के साथ लिया जाता है, और कभी कभी नकारात्मक भावनाओं के साथ भी लिया जाता है. ये पूरी तरह से निर्भर करता है कि मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत में है और ये किस तरह की मुद्रास्फीति है. सो व्हाट काइंड ऑफ इन्फ्लेशन इज इट एंड व्हाट डिग्री ऑफ इन्फ्लेशन इज इट, that will decide whether we take it as a positive inflation or a negative inflation. कुछ हद तक मुद्रास्फीति की आवश्यकता होती है, क्योंकि कीमतों में अगर वृद्धि ना हो तो उत्पादकों में थोड़ी नकारात्मक सोच आ जाती है और व्यापार चक्र में मंदी की तरफ एक ढलान होने लगती है. सो at times inflation, a bit of inflation is required, because if prices do not increase, the producing sector, the producers that is of any country, they lose hope or they lose enthusiasm to produce more, because a production unit always produces with the main aim of earning more and more profits. So that enthusiasm and motivation to produce goes away. For this very reason, a slight increase in price is always very beneficial for the country. लेकिन वहीं पर जब कीमतों में उछाल आती है, व्हेन प्राइसेस इंक्रीज, तो जिनके पास कैश बैलेंसेस होते हैं, मतलब जो मुद्राओं के कोष को रखते हैं, जो लोग अपने पास मुद्राओं के कोष को जमा रखते हैं, उनके लिए थोड़ी सी ये नकारात्मक हो जाती है, क्योंकि उनकी मुद्रा की जो वैल्यू है, रियल वैल्यू है मनी की, वो गिरने लगती है. तो इससे उनमें एक नकारात्मक सोच पनपती है. लेकिन अगर हम एक अनुकूल और इष्टतम स्थिति सोचें, तो कुछ हद तक मुद्रास्फीति होनी चाहिए. अब ये डिपेंड करेगा कि किस लेवल या किस श्रेणी में मुद्रास्फीति है. आइए इसको समझते हैं थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे लेंगे कि मुद्रास्फीति किस तरह से हम समझें. अगर मान लेते हैं कि एक साल के अंतर में किसी एक वस्तु की कीमत 10 रुपये बढ़ गई है. फॉर एग्जाम्पल, इन 2019 एक पेन की कीमत थी 10 रुपये और अभी उसकी कीमत हो गई है 20 रुपये. या फॉर दैट सेक लेट अस टेक अप एन एग्जाम्पल ऑफ अ वेजिटेबल. कोई एक वेजिटेबल, कोई भी एक सब्जी है जिसकी कीमत थी 10 रुपये प्रति किलो और आज है वो 20 रुपये प्रति किलो. तो ये जो 10 रुपये का फर्क पड़ा है एक साल के अंदर, तो 100 रुपये का अगर हम लोग पहले बाजार कर जाते थे तो 100 रुपये में हमें 10 किलो वो सब्जी मिलती थी. आज 100 रुपये में कितना मिलेगा? 5 किलो. तो 5 किलो का फर्क आया, राइट? तो प्रत्येक इकाई, 100 रुपये का प्रत्येक इकाई पहले 100 ग्राम खरीद पाता था, आज कितना खरीद पा रहा है? हाउ मच? कैलकुलेट एंड थिंक. यस, ओनली 50 ग्राम्स. तो प्रति इकाई मुद्रा की जो क्रय शक्ति है वो गिर गई है. ओके?
ये मुद्रा की क्रय शक्ति का गिरना अर्थात मुद्रा की मूल्य में गिरावट, और इस गिरावट को ही हम मुद्रास्फीति कहते हैं। दिस fall in the value of money, the fall in the purchasing power of money, and this has been consistent. हो सकता है कि 10 से 20 एक ही झटके में कीमत नहीं बढ़ी है, 10, 11, 12, फिर कभी 11 हुआ है, किसी महीने फिर वो 13 हो गया है। ऐसे ऊपर नीचे होते होते आज 1 साल बाद उस सब्जी की कीमत 20 रुपया हो गई है और उसके नीचे नहीं उसकी कीमत गिरती है, तब हम उसको एक निरंतर कीमत में वृद्धि मानेंगे। और मुद्रास्फीति की जो ये स्थिति होती है, इसे निपटने के लिए एक अर्थव्यवस्था की मौद्रिक प्रणाली जो है वो कार्यशील रहती है। वो निरंतर अपनी क्रियाएं करती रहती है, अपनी नीतियों को बदलती है, तरह तरह की यंत्रों को अपनाती है, जो हम लोग बाद में देखेंगे कि किस तरह से मुद्रास्फीति को हम लोग काबू करने के लिए, कंट्रोल या नियंत्रण करने के लिए उपाय करते हैं अपनी मौद्रिक नीतियों के सहारे। लेकिन मुद्रास्फीति की जो भी स्थिति होती है वो किस कारण से होती है या किस श्रेणी की होती है, वो समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। मुद्रास्फीति की श्रेणी या उसकी डिग्री को जानने से पहले मुद्रास्फीति के कैलकुलेशन पर एक नज़र डालेंगे हम लोग। इसको मैथमेटिकली दो तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। एक तो सिर्फ मुद्रास्फीति कितनी है उसको समझने के लिए, और दूसरा फॉर्मूला है कि मुद्रास्फीति में कितना परिवर्तन है। अगर दोनों साल में मुद्रास्फीति रही है या कई सालों से मुद्रास्फीति विराजमान है, तो मुद्रास्फीति में कितनी परिवर्तन है उसको भी हम नाप सकते हैं। पहला फॉर्मूला आप देखेंगे इन्फ्लेशन का। उसमें इन्फ्लेशन यानी सिर्फ मुद्रास्फीति को अगर हम किसी एक समय बिंदु पर या समय काल में इसको नापना चाहते हैं, तो जो चालू कीमत है उस वस्तु की, उससे जो बेस ईयर यानी आधार साल के कीमत को हम माइनस करेंगे, घटाएंगे। इसको हम आधार साल की कीमत से भाग करेंगे और 100 से गुणा करेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि हम चालू कीमत किसको लेंगे और आधार वर्ष कीमत किसको लेंगे। हो सकता है कि जैसे मैंने आपको एक भी एग्जाम्पल बताया 2019 और 2020 के एक सब्जी की कीमत को, तो हमारे लिए फिर करंट प्राइस क्या होगा 20, क्योंकि वो तो 2020 का प्राइस है, माइनस 2019 का प्राइस है जो कि 10 रुपया है, 10। तो हमारा न्यूमरेटर में 10 हुआ। 2019 का प्राइस हो जाएगा हमारा बेस ईयर प्राइस यानी आधार वर्ष की कीमत, जो कितनी हो जाएगी 10। सो 10/10 कितना आया 1, ऊपर नीचे कट के 1 आया, इंटू 100 यानी 100। तो यानी हमारा इन्फ्लेशन कितना है 100%। 10 रुपए की कीमत 20 रुपए तक आ गई है, तो 100% इंक्रीज इन प्राइसेस है। अब देखते हैं कि चेंज इन इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति में परिवर्तन को हम कैसे नापते हैं। मुद्रास्फीति में अगर हम परिवर्तन को नापना चाहते हैं, तो इसके लिए हमको सीपीआई इंडेक्सेस का ज्ञान होना चाहिए। हर देश अपने सीपीआई यानी उपभोक्ता कीमत सूचकांक को अपडेट करते रहते हैं टाइम टू टाइम। जिस दिन का मुझे सीपीआई चाहिए, दिन, महीने या साल या वीक यानी सप्ताह का मुझे इंडेक्स चाहिए, उस डेट का मुझे इंडेक्स का, वो कंज्यूमर गुड्स या कोई भी गुड्स का, वस्तुओं का सामान्य कीमत स्तर हम सीपीआई इंडेक्स से प्राप्त कर सकते हैं। फाइनल सीपीआई इंडेक्स मतलब जो करंट सीपीआई इंडेक्स है इस साल का या जिस साल का भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और इनिशियल सीपीआई वैल्यू मतलब जो पुराने वर्ष का है, जिस वर्ष के साथ हम तुलना कर रहे हैं। इन दोनों को एक दूसरे से भाग करेंगे और फिर 100 से गुणा कर देंगे ताकि हम प्रतिशत निकाल पाए। तो इसका अर्थ है कि हम दोनों सीपीआई इंडेक्सेस के अनुपातों को देखते हैं। एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इन्फ्लेशन जो है वो एक तुलनात्मक अध्ययन होता है, कीमतों में तुलनात्मक अध्ययन
सीपीआई में तुलनात्मक अध्ययन, इट्स ऑलवेज अ कंपैरिजन, इट इज़ नॉट इन एब्सोल्यूट टर्म्स। आप देखेंगे क्योंकि या तो हम करंट प्राइस और बेस ईयर प्राइस को स्टडी कर रहे हैं, या करंट फाइनल सीपीआई इंडेक्स को देख रहे हैं, और फिर बेस ईयर सीपीआई प्राइस इंडेक्स को देखते हैं। तो ये तुलना में ही हम इसको कैलकुलेट कर पाते हैं।